यशस्वी जायसवाल अभी सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और वहां पे सबसे टॉप में है। इनका ओडीआई एवरेज 57 का है, टी20 एवरेज 37 का है। इसके बाद भी इन दोनों फॉर्मेट से लगातार ड्रॉप हो जाते हैं। शुभमन गिल से पहले ना यशस्वी जायसवाल थे भारतीय टी20 टीम का हिस्सा। आज के एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे यशस्वी जायसवाल का राइज हुआ तीनों फॉर्मेट के अंदर, टेस्ट के अंदर, टी20 के अंदर, ओडीआई के अंदर। ये भी जानेंगे कि कैसे बीसीसीआई इनको ड्रॉप करने लग गई, पहले टी20 से, उसके बाद ओडीआई से भी इनको लगातार ड्रॉप किया गया और ये सिर्फ एक फॉर्मेट के प्लेयर बचे। साथ में ये भी समझेंगे कि क्या यशस्वी एक्चुअली में तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं भी या फिर नहीं। देखिए, कहानी की शुरुआत 2023 आईपीएल में होती है, जब राजस्थान रॉयल्स 4 करोड़ रुपए में यशस्वी जायसवाल को रिटेन करती है। ये काफी ज्यादा पैसे थे क्योंकि 2022 आईपीएल में यशस्वी जायसवाल टोटल फ्लॉप थे और इस हिसाब से 4 करोड़ रुपए बहुत प्राइस इनको दिया गया था। लेकिन जब 2023 आईपीएल स्टार्ट हुआ तो यशस्वी जायसवाल ने 625 रन बनाए। 625 रन बहुत ज्यादा रन है एक सिंगल आईपीएल के अंदर। साथ में कमाल बात ये थी कि यशस्वी ने एक मैच में 13 बॉल में 50 मार के फास्टेस्ट आईपीएल की 50 मारी थी। इस आईपीएल में यशस्वी जायसवाल का डोमिनेंस इतना ज्यादा हाई हो गया था कि लोग बटलर की बात करना बंद कर देते हैं, जबकि बटलर 2022 में ऑरेंज कैप जीत कर ले गए थे। मतलब कि बटलर के साथ ओपन आके यशस्वी ज्यादा नाम कमा लेते हैं, ये ऐसी परफॉर्मेंस दे डालते हैं। इस समय इनकी उम्र 20-21 साल की थी और इस उम्र में इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी थी कि सब लोग शॉक थे। इसके बाद ये क्लियर हो गया था कि ये टी20 इंटरनेशनल में पक्का डेब्यू कर लेंगे। ओडीआई टेस्ट का तो नहीं पता, लेकिन ये चीज क्लियर थी कि टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करके फटाफट से डोमिनेट भी करना स्टार्ट कर देंगे। आईपीएल के बाद ही इंडिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज होनी थी और यहाँ पे एक्चुअली में यशस्वी जायसवाल का पहली बार नाम आता है। इनका नाम टी20 बस में नहीं आता, इनका नाम टेस्ट में भी आता है। सब सरप्राइज हो जाते हैं कि यार टेस्ट में भी यशस्वी का नाम आ गया है। कोइंसिडेंटली टी20 से पहले टेस्ट सीरीज होनी थी और टेस्ट में इनका पहले डेब्यू हो गया। 12 जुलाई के दिन इंडिया और वेस्ट इंडीज के टेस्ट स्टार्ट हुआ और इस मैच में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 150 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। अब इंडिया के लिए बैटिंग आसान थी, पूरे 4-5 दिन पड़े थे आराम से बैटिंग करो और ऐसे में यशस्वी जायसवाल ने कमाल कर दिया। पहले इन्होंने इस मैच के अंदर 50 मारा, फिर 100 मारा और इसके बाद पहले ही मैच में 150 मार देते। 150 comes up for the young man. Another landmark. अपने डेब्यू मैच की फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 171 रन मारे थे। ऐतिहासिक इनिंग खेलने के बाद ये क्लियर हो गया था कि यशस्वी जायसवाल टेस्ट के भी खिलाड़ी बनने वाले हैं। बाद में सेकेंड मैच में भी डोमिनेट करते हैं, थर्ड मैच में भी डोमिनेट करते हैं और यशस्वी जायसवाल लगातार रन बनाने लग जाते हैं। ये पहली इनकी टेस्ट सीरीज थी और पहली टेस्ट सीरीज में ये इंडिया के लिए मोस्ट रन गेटर बन जाते हैं। अब देखिए, जब ये इतना टेस्ट में डोमिनेट करते हैं तो टी20 में तो इनका डेब्यू वैसे भी होना था क्योंकि आईपीएल में डोमिनेट करके आए थे और टेस्ट के बाद इनका टी20 डेब्यू भी कराया गया। टी20 डेब्यू जब इनका होता है तो पहले मैच में 8 अगस्त के दिन ये 1 रन पर आउट हो जाते हैं। हालांकि इसके बाद दूसरा मैच आया और यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये टी20 के भी किंग है। इस मैच के अंदर यशस्वी ने 51 बॉल में 84 रन मारे। ये नाबाद लौटते हैं और इंडिया को जिता के ही वापस आते हैं। अच्छी बात ये थी कि यशस्वी जायसवाल इस मैच में मैन ऑफ द मैच बन गए थे और इनका दूसरा ही मैच था, मतलब यशस्वी ने पकड़ बना ली यहाँ पे भी। जब यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म किया, टी20 में भी अच्छा परफॉर्म किया, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनने वाले हैं क्योंकि टेस्ट में, टी20 में तो डोमिनेट कर ही रहे हैं। अगर इनका डेब्यू ओडीआई में कराया जाएगा तो ये वहां भी डोमिनेट करेंगे। ये सबको क्लियर हो चुका था इसके बाद। लेकिन 2023 का जो साल था, इस साल ओडीआई वर्ल्ड कप होना था। यही रीजन था कि यशस्वी का ओडीआई डेब्यू पॉसिबल ही नहीं था। उन्हीं खिलाड़ियों को लगातार बायलैटरल में मौका दिया जा रहा था जो अच्छा परफॉर्म करके ओडीआई में जगह बना सकते हैं वर्ल्ड कप के अंदर। नए खिलाड़ी को तो लाया नहीं जा रहा था। यही कारण था कि 2023 के पूरे साल में यशस्वी जायसवाल ओडीआई में डेब्यू नहीं कर पाते। हालांकि 2023 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टी20 सीरीज होती है और यहाँ पे यशस्वी अगेन आते हैं क्योंकि टी20 में तो ये फिक्स थे। इस पूरी टी20 सीरीज के अंदर यशस्वी जायसवाल अगेन काफी रन बनाते हैं। 5 मैच के अंदर 150 के करीब रन बनाते हैं। 150 भी इन्होंने मारी थी। इनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी। 2023 के एंडिंग में ही जब साउथ अफ्रीका इंडिया का टूर करती है टेस्ट और टी20 में, तो यहाँ पे भी यशस्वी का नाम आता है। इस सीरीज के अंदर ये टेस्ट भी खेलते हैं, टी20 भी खेलते हैं और दोनों जगह लगातार रन भी बनाते हैं। इसका मतलब यह था कि 2023 के एंड तक ये क्लियर हो गया था कि यशस्वी जायसवाल दोनों फॉर्मेट खेलने वाले हैं और लगातार खेलने वाले हैं। जब से इनका डेब्यू हुआ था टी20 में और टेस्ट के अंदर, ये ड्रॉप नहीं हुए थे, लगातार खेल रहे थे और पूरे साल इन्होंने रन बनाए थे दोनों फॉर्मेट के अंदर। सबको ये पता लग गया था कि अब इनका ओडीआई डेब्यू अगर हो गया तो इसके बाद ये वहां भी ड्रॉप कभी नहीं होंगे और ऑल फॉर्मेट प्लेयर यशस्वी बन जाएंगे। 2023 के एंड के बाद 2024 आता है। 2024 की स्टार्टिंग में आपको याद होगा इंग्लैंड जो है वो इंडिया टूर करती है और जनवरी फरवरी के महीने में टेस्ट सीरीज होनी थी और 5 मैच जो है वो खेले जाने थे।
अब ये 5 मैच की सीरीज जब स्टार्ट होती है तो पहले टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल 74 बॉल में 80 रन मारते हैं, मतलब 100 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट था इनका और ये बहुत अच्छी बैटिंग करके गए थे। इंटरेस्टिंगली सेकेंड मैच जब आता है तो इसमें ना रोहित चलते हैं ना शुभमन चलते हैं, कोई बैट्समैन 50 भी नहीं मारता, लेकिन यहाँ पे यशस्वी जायसवाल अपनी पहली मेडन डबल सेंचुरी मार देते हैं और एक यादगार दोहरा शतक यशस्वी जायसवाल के नाम। अब यशस्वी की दम पर सीरीज में इंडिया 1-1 से बराबरी में आ जाती है और यशस्वी मोस्ट रन गेटर बन चुके थे। 2 मैच के अंदर ये लगभग 300 रन बना चुके थे, बट ये शुरुआत थी क्योंकि तीसरे मैच में फिर से डबल सेंचुरी मारते हैं। What a special player, what a very special innings yet again। अमेजिंग बात तो ये थी कि इन्होंने 236 बॉल में 214 रन बनाए थे, मतलब बेसबॉल वाली इनिंग खेली थी। इसके बाद ही लोग कहने लग गए थे कि बेसबॉल जो है वो इंग्लैंड नहीं खेलता है, वो जायसवाल खेलते हैं और जायसवाल को जैज बॉल बुलाया जाने लगा था। बाद में इस सीरीज के अंदर ये चौथे मैच में ही 50 मारते हैं और ओवरऑल इस सीरीज में 700 से ज्यादा रन बनाते हैं। यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ एक टेस्ट सीरीज में जो इंग्लैंड के सामने थी 712 रन बना दिए थे। इनका जो एवरेज था 90 के करीब था और इनका एक्चुअली में स्ट्राइक रेट 100 के करीब था। सोचने वाली बात तो ये थी कि 5 मैच हुए थे जिसमें 2 इन्होंने डबल सेंचुरी मारी थी, 3 इन्होंने हाफ सेंचुरी मारी थी। एक मैच के अंदर यशस्वी परफॉर्म किए थे और यहां से क्लियर हो गया था कि इनको टेस्ट के अंदर कोई भी नहीं हटा सकता। इस सीरीज के बाद ही सबको क्लियर हो गया था कि अब 11 में अगर कोई खिलाड़ी पक्का फिक्स होने वाला है टेस्ट में तो वो यशस्वी जायसवाल ही है। इसी के बाद 2024 का आईपीएल भी जब आया तो राजस्थान इनको अगेन 4 करोड़ में रिटेन करती है। इस बार ये अगेन राजस्थान के लिए 435 रन बनाते हैं और लगातार डोमिनेट करते जाते हैं। आईपीएल के जस्ट बाद ही वर्ल्ड कप होना रहता है और इस वर्ल्ड कप में काफी सारी प्रॉब्लम हो जाती है बीसीसीआई को। बीसीसीआई एक्चुअली मुसीबत में इसलिए आ गया क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा था कि वर्ल्ड कप की 15 की स्क्वाड में डाला किसको जाए। यशस्वी जायसवाल को जब से लिया गया था T20 टेस्ट दोनों में डोमिनेट कर रहे थे, तो ऐसे में उनका नाम तो आना चाहिए था। बट एक तरफ बीसीसीआई इसमें टेंशन में था कि शुभमन गिल ने भी तो 900 के करीब रन बनाए हैं 2023 आईपीएल में, भले 24 आईपीएल में वो नहीं बना पाए, बट स्टिल शुभमन गिल में भी बहुत पोटेंशियल है, उनको भी लिया जा सकता है। ऐसे में जब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई तब यशस्वी को ही सिलेक्ट किया गया क्योंकि शुभमन के ऊपर यशस्वी जायसवाल T20 में देखे जा रहे थे। 2024 T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में यशस्वी का नाम आया था, एज ओपनर आया था। हालांकि जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो रोको जो थे ओपन करने आते हैं और जब रोको आते हैं ओपन करने तो यशस्वी बेंच पर बैठे रहते हैं, बट यशस्वी का 15 की स्क्वाड में नाम आ गया और एक्चुअली में इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई और ये वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा बन गए। कोई छोटी बात नहीं थी, 22 साल की उम्र में एक लड़का जो है वो वर्ल्ड कप जीत लेता है, ये बहुत ही बड़ी बात है। टीम का हिस्सा थे, यही बहुत बड़ी बात है। एंड इनका सिलेक्शन इसलिए हुआ था क्योंकि लगातार टेस्ट में T20 में डोमिनेट करते जा रहे थे, तो इनका नाम तो आना बनता था। 2024 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया जिम्बाब्वे के साथ 5 T20 मैच खेलने जाती है। यहाँ पे यशस्वी का नाम आता है, ये डोमिनेट भी करते हैं, लगातार रन बनाते हैं। इसी सीरीज के बाद गौतम जो है वो इंडिया के हेड कोच बन जाते हैं और गौतम जब इंडिया के हेड कोच बनते हैं तो इंडिया सबसे पहले श्रीलंका का टूर करती है, उसके बाद इंडिया बांग्लादेश से भी खेलती है। श्रीलंका बांग्लादेश से इंडिया ने ओडीआई भी खेले थे, T20 भी खेले थे, लेकिन यशस्वी का ओडीआई डेब्यू ही नहीं हुआ था तो इनका नाम वहां तो नहीं आया, बट T20 के अंदर यशस्वी का नाम आता है और वहां पे अगेन रन बनाते हैं। श्रीलंका के सामने भी यशस्वी लगातार ओपन करने आते हैं, बांग्लादेश के सामने भी ओपन करने आते हैं। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल का जब से डेब्यू हुआ था तब से लेकर नवंबर 2024 तक यशस्वी जायसवाल 2 फॉर्मेट लगातार खेल रहे थे, T20 और टेस्ट। इन दोनों फॉर्मेट में इनका डेब्यू हुआ था और यहाँ ये ऐसा डोमिनेट कर रहे थे कि वर्ल्ड कप तक में इनको ड्रॉप नहीं किया गया था। ओडीआई में इनका डेब्यू नहीं हुआ था तो सबको लग रहा था कि वहां डेब्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और जब डेब्यू हो जाएगा तो वहां भी ये डोमिनेट करेंगे। यही वो मूवमेंट था जहां से क्लियर हो गया था कि ये ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये 1 साल से लगातार डोमिनेट कर रहे थे, जितने फॉर्मेट खेल रहे थे उतने फॉर्मेट में कर रहे थे। बट इसके बाद नवंबर 2024 में इंडिया करती है साउथ अफ्रीका का टूर 5 T20 खेलने के लिए और यहाँ पे पहली बार 15 की स्क्वाड में यशस्वी का नाम नहीं आता। इस T20 सीरीज में यशस्वी का नाम नहीं आता, सब लोग शॉक रह जाते हैं और ज्यादा शॉक तो तब हो जाते हैं जब 5 मैच के अंदर संजू यहाँ 3 सेंचुरी मार देते हैं। संजू जैसे ही 3 सेंचुरी आते ही 7 मारते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इंडिया के लिए T20 में संजू और अभिषेक बहुत अच्छे ओपनर हैं। मतलब कि यशस्वी जायसवाल अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इसके बाद भी इनको ड्रॉप किया गया और जैसे ही ड्रॉप हुए कोई दूसरा आके परफॉर्म किया और यशस्वी का पत्ता कट गया एकदम से। हालांकि इसके बाद जब 2024 के एंडिंग में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आती है तो यशस्वी बताते हैं कि टेस्ट में तो उनके आसपास भी कोई नहीं है। इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले ही मैच में आपने देखा होगा कि इंडिया 150 पर ऑल आउट हो गई थी, बाद में इन्होंने भले ही ऑस्ट्रेलिया को 104 पर ऑल आउट किया,
बट इंडिया की सेकेंड इनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और वहां पे यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी मारी। ना सिर्फ सेंचुरी मारी, वो मैच इंडिया बहुत बड़े मार्जिन से जीत गई और 1-0 की बीजीटी में इंडिया ने बढ़त बना ली। बाद में इस बीजीटी को इंडिया 3-1 से हार जाती है और इसीलिए हारती है क्योंकि पूरी बीजीटी में कोई चलता ही नहीं है। विराट कोहली, रोहित तो टोटल फ्लॉप रहते हैं। विराट कोहली ने पहले मैच में सेंचुरी मारने के बाद भी 200 के करीब रन बनाए थे। इतनी बेकार हालत हो गई थी, कोई भी खिलाड़ी पूरी सीरीज में डबल डिजिट में जा नहीं रहा था। ऐसी बॉलिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलियंस। बट इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल ने 5 मैच के अंदर 391 रन बनाए और पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया के लिए मोस्ट रन गेटर बनते हैं। यशस्वी जायसवाल ने बताया था कि वो कहीं भी कैसा भी परफॉर्म कर सकते हैं। इंग्लैंड जब इंडिया आई थी तब भी ये मोस्ट रन गेटर थे, इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज में भी ये मोस्ट रन गेटर थे और अभी ऑस्ट्रेलिया जाके भी ये मोस्ट रन गेटर बन गए थे। इवन पूरे 2024 के अंदर 15 टेस्ट खेलने के बाद यशस्वी जायसवाल ने 1478 रन बनाए थे। इनका एवरेज 54.74 का था और ये सेकंड मोस्ट रन गेटर थे पूरे ईयर कैलेंडर में। मतलब टेस्ट में तो यशस्वी जायसवाल और ज्यादा पीक में चले गए थे, लेकिन T20 आई से सडनली ड्रॉप हो गए और इनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि कमबैक कैसे करेंगे ये। बाद में जब 2025 स्टार्ट हुआ तो इंग्लैंड यहाँ इंडिया का टूर करती है T20 आई और ODI सीरीज के लिए, और यहाँ पे भी T20 आई सीरीज में 15 मेंबर स्क्वाड में भी यशस्वी का नाम नहीं आता है। ODI सीरीज में इनका नाम आता है और इनका ODI डेब्यू कराया भी जाता है। डेब्यू मैच में 15 रन बस बना पाते हैं, लेकिन T20 आई से तो ये ड्रॉप ही हो गए थे। बाद में जब ODI में 15 रन बना पाए डेब्यू मैच में, तो ये ODI से भी ड्रॉप कर दिए जाते हैं। हालांकि 2025 में IPL आया जब इसके बाद, तो IPL में इनका नाम आया और इस बार इनको राजस्थान ने रिकॉर्ड 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया। ये प्राइस बहुत ज्यादा हाई था, 4 करोड़ से सीधे 18 करोड़ रुपए किए गए थे, 4 गुना से भी ज्यादा। और इतना प्राइस इसलिए दिया गया था क्योंकि यशस्वी ने अपनी वैल्यू प्रूव की थी। इवन 2025 IPL में जहां पे यशस्वी जायसवाल को 18 करोड़ रुपए दिए गए, वहां पे यशस्वी ने 160 के स्ट्राइक रेट से 559 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने बताया एक्चुअली में कि ये कहां से बिलोंग करते हैं, किस तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं, और इनको ऐसा लगा कि अब T20 आई में वापसी हो जाएगी। IPL के अंदर यशस्वी जायसवाल की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी, जितने भी ओपनर इंडियन टीम में थे सबसे अच्छी थी, इसलिए इनको लगा था कि इंडियन टीम में रिटेन आ जाएंगे। एंड IPL के बाद पहले क्या होता है कि इंडिया जो वो इंग्लैंड का टूर करती है 5 टेस्ट खेलने के लिए। यहाँ पे यशस्वी जायसवाल अगेन 42 के एवरेज से 400 के करीब रन बनाते हैं और एक बार फिर से साबित करते हैं कि टेस्ट में इनके आसपास कोई नहीं है। बट बाद में जब 2025 का एशिया कप आया तो यहाँ पे यशस्वी जायसवाल का नाम आता ही नहीं है और 15 की स्क्वाड में नहीं आता। आप सोचिए, जिस बंदे का नाम T20 आई वर्ल्ड कप में आया था उस बंदे का नाम एशिया कप में नहीं आता, जबकि एशिया कप T20 आई वर्ल्ड कप से बहुत ही ज्यादा छोटा फॉर्मेट है। एशिया कप तो कुछ भी नहीं है वर्ल्ड कप के सामने। इवन ऐसा भी नहीं है कि यशस्वी की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के बाद नीचे गई हुई है। यशस्वी की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के पहले जैसी थी वैसे ही थी इनकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के बाद भी, बल्कि ऊपर ही जाती गई थी। यशस्वी ने कोई भी गलती नहीं की थी, T20 आई में लगातार रन बनाते जा रहे थे। इवन IPL के अंदर ये और ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे 2025 में। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इनका नाम आया कैसे नहीं, और इनका नाम इसलिए नहीं आया था क्योंकि ओपन में जगह नहीं बन पा रही थी। एक्चुअली में अभिषेक के साथ संजू ओपन आ रहे थे, तो यहाँ पे इनकी जगह कैसे बनेगी, तो यशस्वी का नाम नहीं आ रहा था। बट दिक्कत वाली बात ये थी कि एशिया कप के अंदर तो संजू भी ओपन नहीं आए, शुभमन ओपन आए, इसके बाद भी यशस्वी का नाम नहीं आया। इसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ODI सीरीज आती है और यहाँ पे भी यशस्वी का नाम नहीं आता है। किसी को समझ में नहीं आता कि यशस्वी जायसवाल को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है। हालांकि इंडिया और साउथ अफ्रीका की जब ODI सीरीज अभी आई तो शुभमन को चोट लग गई थी, इंजरी के कारण वो बाहर थे, इसलिए यशस्वी का नाम आया। यशस्वी का नाम बस नहीं आया, इनको खिलाया भी गया। प्लेइंग 11 में रोहित के साथ ये ओपन आते हैं तीनों मैच में। पहले 2 मैच में लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन तीसरे मैच में सेंचुरी मार के इन्होंने बताया कि वो यहाँ पे भी कमाल कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद 2026 वर्ल्ड कप की स्क्वाड आई और अभी फिर से यशस्वी का नाम नहीं आया है, और इसीलिए नहीं आया है क्योंकि इनकी जगह बन ही नहीं पा रही है। अभी आप सिचुएशन देखिए, यशस्वी जायसवाल का टेस्ट के अंदर एवरेज जो है वो 50 का है, इनका ODI के अंदर एवरेज जो है वो 57 का है और T20 आई में इनका एवरेज 37 का है। ठीक है, यशस्वी जायसवाल तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, ये हमें साफ देखने को मिल रहा है। इन्होंने तीनों फॉर्मेट में जब भी जगह बनी है डोमिनेट किया है। इवन स्टार्टिंग में लगातार 1 साल इनको दोनों फॉर्मेट में खिलाया भी जा रहा था। बट अभी यशस्वी जायसवाल के साथ दिक्कत ये हो गई है कि T20 आई में इनकी जगह बन ही नहीं पा रही है, क्योंकि T20 आई में संजू और अभिषेक आके बैठ गए हैं और यशस्वी की इसमें कोई गलती नहीं है। वो परफॉर्म करते गए हैं फिर भी वो ड्रॉप हो गए हैं। ODI के अंदर यशस्वी ने अभी रिसेंट टाइम में सेंचुरी मारी है, लेकिन इसीलिए उनको मौका मिला क्योंकि शुभमन नहीं थे। शुभमन आएंगे तो यशस्वी वहां भी ड्रॉप हो जाएंगे। मतलब कि यशस्वी जायसवाल तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट कर रहे हैं, लगातार रन बना रहे हैं। इसके बाद भी ODI और T20 आई में नहीं खेलेंगे और इनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। इवन अभी भी ये T20 आई से ड्रॉप ही और ODI से ड्रॉप हो जाएंगे। बट अभी आपको लग रहा होगा क्या सच में यशस्वी जायसवाल तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं? क्या तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट कर भी सकते हैं? देखिए, यशस्वी जायसवाल ने IPL में लगातार डोमिनेट किया है, T20 आई में इनको जब भी मौका मिला है इन्होंने डोमिनेट ही किया है। ये कभी भी वो फ्लो इनका नहीं टूटा है कि इनका डाउनफॉल आया हो T20 आई में, ये ऐसे ही ड्रॉप हो गए हैं।
तो T20 आए के तो ये खिलाड़ी हम साफ देख सकते हैं। टेस्ट की यदि हम बात करें तो उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यशस्वी जायसवाल लगातार टेस्ट में डोमिनेट कर रहे हैं और टेस्ट के बेस्ट खिलाड़ी बन गए हैं अभी इंडियन टीम में। साथ में यदि हम ओडीआई की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने 54.3 के एवरेज से लिस्ट ए क्रिकेट में 1600 से ज्यादा रन बनाए हैं। लिस्ट क्रिकेट जो है ओडीआई फॉर्मेट में होता है और वहां यदि ये 54 के एवरेज से रन बना रहे हैं तो इंडियन टीम में भी ये रन बनाएंगे और रिसेंट टाइम में इन्होंने सेंचुरी मार के वही साबित किया है। इसका मतलब साफ है कि यशस्वी जायसवाल ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। ऑल फॉर्मेट यदि खेलेंगे तो तीनों फॉर्मेट के अंदर ये आईसीसी नंबर 1 रैंकिंग तक में जा सकते हैं। ये इस तरीके के खिलाड़ी है। इन सब के बावजूद अब यशस्वी जायसवाल को एक फॉर्मेट का खिलाड़ी बना दिया गया है। टेस्ट के अलावा ये कुछ भी नहीं खेल पा रहे हैं। ओडीआई और T20 आए तो बिल्कुल नहीं खेल पा रहे हैं। यशस्वी जायसवाल क्या होने चाहिए 3 फॉर्मेट के प्लेयर? भाई मुझे लगता है होने चाहिए, उनके पक्ष में क्या है विपक्ष में क्या है। ओडीआई और T20 में सबसे बड़ी दिक्कत बीसीसीआई के लिए ये है कि यहाँ पे वैसे भी फिक्स ओपनर है, यशस्वी से वो ओपन करते हैं तो इनकी जगह कैसे बन जाए, इसलिए यशस्वी की जगह नहीं बन रही है। एंड अगर धोखे से कोई ओपनर चोटिल हो गया, यशस्वी की जगह बन सकती है तो वहां पे थोड़ी पॉलिटिक्स के चलते फेवरिज्म आ जाता है तो यशस्वी की जगह फिर नहीं बनती। मिला जुलाकर यशस्वी जायसवाल ऑल फॉर्मेट प्लेयर होने चाहिए, लेकिन वो एक फॉर्मेट प्लेयर बनकर रह गए हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? यशस्वी जायसवाल किस तरीके से ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनेंगे, जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऋतुराज की वीडियो देखिए कि उनको कोई फॉर्मेट भी नहीं खिलाया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।